अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ट्विन टावर इस्लामाबाद का कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू 1 या 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू मुतज़ाद इसमें खबरें नाम के हवाले से सामने आ रही हैं। इसमें इमरान खान का फ्लैट है और किसने उन्हें दिया था, इस हवाले से आपको बताऊंगा। साथ साथ बात करेंगे कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान कर दिया है सुहेल आफरीदी ने। हुकूमत के लिए कितना टफ टाइम होने वाला है। और अहम और सबसे बड़ी खबर वो ये कि पीपल्स पार्टी ईद के बाद हुकूमत से अलहदा होने का इरादा रखती है। इस हवाले से खबरें आ रही हैं। और क्या पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलके अदम एतमाद कर सकते हैं इस हुकूमत के खिलाफ, जिस तरह उस वक्त इमरान खान के खिलाफ तमाम जमातें मिलके उन्होंने अदम एतमाद कर दिया था। तो क्या उस तरफ सिचुएशन जारी है? तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें हैं। ईद तक सब्र करें, मामला तब्दील हो रहे हैं। इस हवाले से आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कलम छोड़ हड़ताल के हवाले से। सुहेल आफरीदी ने आज 6 मई है, आज से उन्होंने कहा कि कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं हम तहरीक इंसाफ वाले। अब वो वफाक में हो, जितने पीटीआई के लोग अपोजिशन में हो वो हो, या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, इससे फायदा क्या होगा? इससे तहरीक इंसाफ का अपना नुकसान होगा। मैं बारहा अपनी वीडियोस में कहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि सुहेल आफरीदी हो या सलमान अकरम राजा हो या बैरिस्टर गौहर हो, ये सारे परेशान हैं इमरान खान के लिए, इमरान खान को बाहर निकलवाने के लिए कोशिश करना चाहते हैं। माजरत के साथ अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं। उसकी वजह यह है कि ये सब अपनी नौकरियां बचा रहे हैं, ये सब अपने मजे ले रहे हैं, प्रोटोकॉल के, नौकरी के, टीएडीए के, पैसे के, सिक्योरिटी के, बड़ी बड़ी गाड़ियों के। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, उसकी वजह यह है कि जब कुछ नहीं सूझता तो अपने कारकुन को राजी करने के लिए कि मैं इमरान खान से मुखलिस हूं, कोई ना कोई स्टंट करते हैं सुहेल आफरीदी। अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा, उन्होंने ग्राउंड के अंदर असेंबली लगा ली थी। अब उस पे 25 से 30 लाख रुपया, मैंने वहां के रिपोर्टर से जाना, पूरी मालूमात हासिल की थी, इस पे मैंने अपने टीवी चैनल पे प्रोग्राम भी किया था। तो क्या उन्हें एक्स्ट्रा 25-30 लाख रुपए लगा के कोई फायदा हुआ? क्यों आपने ग्राउंड के अंदर असेंबली इजलास लगाना था केपीके का? सिर्फ स्टंट किया था ताकि अपने कारकुन को राजी रखने के लिए कि मैं इमरान खान के लिए देखें जी बहुत कुछ कर रहा हूं। ये उसी किस्म का स्टंट है। इससे तहरीक इंसाफ को ही नुकसान होगा। अगर कलम छोड़ हड़ताल करेंगे तो क्या होगा? केपीके में काम रुक जाएंगे, जो थोड़े बहुत केपीके में कुछ रूटीन के काम होते हैं वो भी नहीं होंगे, और इससे नुकसान तहरीक इंसाफ का होगा। अगला टॉपिक उस पर आ जाते हैं, और वो है ट्विन टावर का मामला, जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू 1 के हवाले से। अब उसमें बातें आ रही है कि इमरान खान का उसमें फ्लैट है। अलीमा खान ने भी, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, उन्होंने तस्दीक भी की है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि इमरान खान का वहां फ्लैट है। फ्लैट लेना जाहिर है जायज है, जिसके पास पैसे हो वो खरीद सकता है। मसला ये है कि इमरान खान का वो फ्लैट दावा किया है वफाकी वजीर हुज़ैफा रहमान, वजीर ममलिकत है इस वक्त कल्चर के, उन्होंने मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में वो ये कहते हैं कि इमरान खान जब वजीर आजम थे तो इमरान खान ने साकिब निसार से, जो लुब्बे लुबाब है उनकी गुफ्तगू का, 2019 में आपको पता है कि उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने साकिब निसार जो है चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर 17 अरब रुपए सीडीए को हफीज पाशा जो इस ट्विन टावर के मालिक हैं वो सीडीए को दे दे तो ये हम लीगलाइज कर रहे हैं। उन्होंने कर दिया था। बाद में वो 17 अरब भी नहीं दिए, 2.5 अरब आज तक दिए हैं। मैं तफसील से इस पर वीडियो बना चुका हूँ। अब हुज़ैफा रहमान ने ये दावा किया है कि ये खान साहब ने फ्लैट खरीदा नहीं था, बल्कि जब इसे लीगलाइज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था तो चूंकि हफीज पाशा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हुए थे कि उनकी बिल्डिंग्स बच गई हैं, तो उन्होंने इनाम के तौर पे खान साहब को, उस वजीर आजम थे, तोहफे के तौर पर यह फ्लैट दिया था। ये हुज़ैफा रहमान का दावा है। हुज़ैफा रहमान ने मंसूर अली खान के प्रोग्राम में कहा है कि अगर ये मेरा झूठा दावा साबित हुआ, मुझे अदालत ले जाएं, सू कर दें, मैं अपने ओहदे से भी रिजाइन कर दूंगा। यहां तक उन्होंने बात की है। शफी जान उनके साथ मौजूद थे। शफी जान ये कह रहे हैं कि नहीं, खान साहब ने पहली किस्त 1 करोड़ रुपए दी थी, लेकिन बाद में तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई 1 रुपया भी खान साहब ने नहीं दिया था, और खान साहब ने ये गिफ्ट लिया था उसी तरह जैसे दीगर गिफ्ट। अब मसला इसमें 2-3 चीजें आ जाती हैं। एक तो वजीर आजम जब होता है उसे कोई गिफ्ट मिलता है तो वो उसका नहीं होता, वो तोशा खाना की मिल्कियत हो जाती है। दूसरा ये है कि अगर गिफ्ट दिया था और ये था खान साहब का, तो खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में क्या ये डिक्लेयर किया हुआ था? बिल्कुल नहीं किया हुआ था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ के वो एवन फील्ड अपार्टमेंट उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ था। इस बुनियाद पे नवाज शरीफ को और अकामा की बुनियाद पे नायल किया गया था। हालांकि वो नवाज शरीफ के नाम पे नहीं थे, उनके बेटों के नाम पे थे। ये तो खान साहब के नाम पे था। अब ये वीडियो देख लें
अलीमा खान साहिबा ने इस पे वजाहत की है। वजाहत क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन 1 में जो कहा जा रहा है कि खान साहब का भी अपार्टमेंट है, आपका भी नाम लिया जा रहा है, इसकी थोड़ी सी वजाहत कर। इमरान खान का था मेरे ख्याल में, उन्होंने पहले बेच दिया था, बड़ी लोगों ने लिया था, किसी ने सीडीए ने पूरी बिल्डिंग खड़ी करवा दी, तब तो उनको नजर नहीं आ रहा था कहाँ खड़ी करे, तो हमें क्या पता कि किसी ने इसमें कोई गलती है। मेरा था, मैंने तो एक किस्ती उसने कैंसिल कर दिया, मेरे तो पैसे भी खा गया, उल्टा मुझे उसने पैसे देने हैं। अच्छा, अलीमा खान साहब ये वीडियो आपने देख ली। इसमें अलीमा खान साहिबा कह रही है कि मेरा भी फ्लैट था, मैंने एक किस्त दी थी, वो किस्त भी खा गया और हमारे पैसे भी गए। इमरान खान का था, लेकिन इमरान खान ने बेच दिया था। और मालूमात यही आ रही है, डॉन न्यूज की एक खबर भी है कि 2022 में इमरान खान ने ये फ्लैट सेल कर दिया था। अलबत्ता डॉन ने ये नहीं बताया कि इमरान खान ने ये खरीदा था या उन्हें गिफ्ट मिला था। तो ये एक मुतनाज़ा चीज जरूर है। और हुज़ैफा रहमान को अगर पीटीआई दुरुस्त है, तो मैं ये चाहता हूँ कि पीटीआई को जाना चाहिए फौरी अदालत और हुज़ैफा रहमान से सबूत मांगना चाहिए किस तरह गिफ्ट मिला था। और अगर हुज़ैफा रहमान सबूत देने में नाकाम होते हैं, तो फिर उन्हें हर्जाना भी भरना पड़ेगा अदालत के अंदर और माफी भी मांगना पड़ेगी। और जैसा वो कह रहे हैं, मैं ओहदे से भी वजीर ममलिकत इस्तीफा दे दूंगा, तो उन्हें ओहदा भी छोड़ना पड़ेगा। तो तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर अदालत से रुजू करना चाहिए। अब आ जाए सबसे बड़ी खबर थी, पीपल्स पार्टी क्या हुकूमत का साथ छोड़ने वाली है? मैं आपको बता देता हूं ये मामला है क्या। असल में हुआ ये है कि ये है सलमान गनी साहब, आप जानते हैं सब, बहुत बड़े तजियाकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दुनिया न्यूज से वाबस्ता हैं। उनका तजिया है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, फिर इस पे मैं अपनी मालूमात भी आपको बता दूंगा। वो कहते हैं कि मुल्क के सियासी मंजरनामे में ये खबरें आ रही हैं कि ईद के बाद 28वीं तरमीम की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। 27वीं के बाद 28वीं तरमीम की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। मगर हुकूमती हलकों की जानिब से इसकी तरदीद सामने आ चुकी है। यानी हुकूमत मानेगी तो नहीं ना, वो कह रहे हैं नहीं नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है, ईद के बाद यानी बकरा ईद के बाद अगर ऐसा कोई मंसूबा ज़ेर गौर नहीं है, हुकूमत ये कह रही है नहीं आ रही। लेकिन वो कहते हैं कि जो लोग सियासी हालात पर नजर रखते हैं, वो इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में एक ऐसी दस्तावेज तैयार हो चुकी है जिसमें 28वीं तरमीम की बुनियाद पर बहुत सी सियासी और कानूनी तब्दीलियों पर होमवर्क मुकम्मल किया जा चुका है। इसमें नेशनल फाइनेंस कमीशन और 18वीं तरमीम के बहुत सारे मंदरजात में तब्दीलियां भी शामिल हैं। अब पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी अपनी कामयाबी 2009 में जब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद हुकूमत आई थी, तो 18वीं तरमीम को समझती है। और पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमारा सबसे बड़ा कारनामा आइन बनाने के बाद दूसरा अगर कोई सबसे बड़ा कारनामा है तो वह 18वीं तरमीम है। अब इसमें है कि 28वीं तरमीम में सईद गनी साहब के बकौल, सलमान गनी साहब के बकौल कि इसमें नेशनल फाइनेंस कमीशन और 18वीं तरमीम के बहुत सारे मंदरजात भी तब्दील किए जाएंगे। ठीक है, अगरचे पीपल्स पार्टी इस बात पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है और इनके बकौल वो सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगी। ये खबर भी है कि 28वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी के विफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से खुलकर इख्तलाफात भी सामने आए हैं। ये अभी इन दिनों आप देख रहे हैं ना, आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब काफ़ी सियासी तौर पर खामोश है, कोई बड़ी एक्टिविटी नजर नहीं आती। वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग से, विफाक से, पीपल्स पार्टी के इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ चुके हैं, खुलकर इख्तलाफात हो चुके हैं। यही वजह है कि सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो की सियासी खामोशी सबको परेशान कर रही है कि खामोश क्यों है इतना सियासी तौर पर। मजीद कहते हैं देखना यह है कि 28वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी किस हद तक समझौता करती है और अगर वो समझौता नहीं करती तो इसकी मज़ाहमत किस हद तक होगी और किस हद तक वफाकी हुकूमत के साथ खड़ी होगी। ये भी खबर सामने आई है। सलमान गनी साहब मजीद कहते हैं ये भी खबर सामने आई है कि पीपल्स पार्टी को ये पैगाम दे दिया गया है कि वो 28वीं तरमीम पर वफाक के साथ ताउन करे और उनके जायज़ मुतालिबात को हल करे। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी खुलकर 28वीं तरमीम पर तनकीद करती है या इसकी मंजूरी में रुकावट पैदा करती है, तो फिर पीपल्स पार्टी के लिए सिंध और वफाक में वाज़े तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। यानी पीपल्स पार्टी को सलमान गनी साहब के बकौल, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी 28वीं तरमीम के खिलाफ जाती है और इसमें रुकावट पैदा करती है, तो फिर पीपल्स पार्टी के लिए हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वो सारा कुछ बदल गया। अब इस पे मुझे एक बात याद आ रही है, आज से तकरीबन 1 साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और सहाफ़ी ने सवाल किया था असद कैसर से, हमें याद है, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, उनसे इख्तलाफ किया, सवाल हुआ था कि आप पीपल्स पार्टी से क्यों नहीं बात करते। पीपल्स पार्टी ने तो आपको पहले भी कहा था 2024 के इलेक्शन के बाद कि आए हमारे साथ मिलकर हुकूमत बना ले अगर आपके पास सीटें ज्यादा हैं। तो इस पे
असद कैसर ने ये कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी वाकई मुखलिस है तो आए हम मिलकर इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद करते हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये मौजूद है कि पीपल्स पार्टी अगर 100% हमारे साथ खड़ी हो जाए तो हम इस हुकूमत के खिलाफ उनके साथ मिलकर अदम एतमाद करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे इमरान खान के खिलाफ तमाम जमातें मिल गई थी, अदम एतमाद हो गया था, हुकूमत चली गई थी। तो तहरीक इंसाफ के अंदर ये मौजूद है, वो अदम एतमाद करने के लिए राजी हैं, लेकिन एतमाद का फुकदान है। अब जब पीपल्स पार्टी 28वीं तरमीम पे अगर समझौता नहीं करती और विफाक से अलहदा होती है, विफाक जो इस वक्त है 28वीं तरमीम पीपल्स पार्टी के बगैर तो मंजूर नहीं हो सकती ना, 2/3 अक्सरियत ही उस वक्त बनेगी जब पीपल्स पार्टी मिलेगी। तो होगा क्या, पीपल्स पार्टी अगर मज़ाहमत करती है तो पीपल्स पार्टी के साथ ये गोल्डन चांस होगा तहरीक इंसाफ के मिल जाए और मिल के इस हुकूमत का धड़न तख्ता कर सकते हैं, वैसे ही अदम एतमाद के थ्रू जैसे इमरान खान के खिलाफ हुई थी। अब ईद के बाद देखना यह है कि 28वीं तरमीम जब आती है, क्या आसिफ अली जरदारी जो ये कहते हैं कि वो सिर्फ आइन के साथ खड़े हैं, जमहूरियत के साथ खड़े हैं, वो ये दावा करते हैं, तो क्या वो 28वीं तरमीम पे समझौता करेंगे या नहीं? उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि 28वीं तरमीम में जो NFC अवार्ड है ना, बेसिक प्रॉब्लम ये है, विफाक का जो टोटल सालाना बजट होता है उसका 57.5 यानी 57.5% NFC की मद में सूबों को दे दिया जाता है और विफाक के पास कुछ बचता नहीं है। अब विफाक का ये क्लेम है कि इसे मुकम्मल हम खत्म नहीं करते लेकिन थोड़ा कम कर देते हैं, ये 57.5% ना हो बल्कि 30% हो, ताकि विफाक के पास भी कुछ पैसा बचे और वो डिफेंस भी को मजीद बजट दे सकें, वो तरक्याती काम जो विफाक के प्रोजेक्ट होते हैं वो कर सकें, जैसे ये FWO के अंडर हो रहे हैं या आपके मोटरवेज हैं ये नहीं बन पा रहे। तो इस हवाले से विफाक का ये है। अब देखते हैं कि पीपल्स पार्टी और ईद के बाद पीपल्स पार्टी और PTI एक पेज पर आते हैं या नहीं आते, और अगर PTI इस चांस को भी गंवाती है तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह के बाद।